आज हमारे घर में दीदी की शादी थी और मैं बहुत ही खुशी से उड़ती हुई फिर रही थी। कितने अरमानों से ये दिन आया था। शादी का इंतजाम हमारे घर के पास ही एक पार्क में किया गया था। दीदी की शादी का बरसों से इंतजार था, क्योंकि दीदी की उम्र शादी से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया और फौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। और आज वो दिन आ चुका था। घर में सारे मेहमान शादी हॉल में चले गए थे। अब बस मैं और मेरा छोटा भाई ही बचे थे। हम दोनों ने भी अभी निकल जाना था। बारात आने ही वाली थी। हम जैसे ही शादी हॉल में पहुंचे तो कुछ देर बाद ही बारात आ गई। बारात का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। शादी की सारी रस्में होने लगीं और फिर पंडित जी ने फेरों के लिए भी बुला लिया। बहुत ही खुशी भरे माहौल में दीदी की शादी संपन्न हुई थी। और फिर ठीक विदाई से पहले मेरी दीदी की सास ने एक अजीबोगरीब शर्त हमारे सामने रख दी। ऐसी शर्त जिसे सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए थे। और उनकी जिद थी कि इस शर्त को हर हाल में पूरा किया जाए। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे। मेहमान भी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। ऐसा तो न कभी पहले सुना था न देखा था। मेरा नाम कनिका है और मेरी दीदी का नाम सिमरन है। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी है, लेकिन दीदी मुझसे 4 साल बड़ी हैं। दीदी की उम्र 28 साल हो चुकी है। इंटर के बाद ही दीदी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का कोई ज़्यादा शौक नहीं था। वो कुकिंग में और बेकिंग में किस्मत आजमाना चाहती थीं। वो अपना एक छोटा सा होम सेटअप बनाना चाहती थीं, जिससे वो बिजनेस कर सकें। हम सब ने दीदी को सपोर्ट भी किया था और हम भी यही चाहते थे कि अगर दीदी का रुझान इस तरफ है तो ज़रूर उन्हें ये काम करना चाहिए। सो दीदी ने घर पर ही कुकिंग और बेकिंग का छोटा सा सेटअप बना लिया था और लोगों को होम डिलीवरी भी करने लगी थीं। पापा दीदी के इस बिजनेस में उनके साथ साथ थे और दीदी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पापा डिलीवरी दे आते और दीदी ऑर्डर के अनुसार खाना तैयार कर देती थीं। हमारा अच्छा सिस्टम चल रहा था कि पापा की वैसे भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी, उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए हमें रुपयों पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैसे ही दीदी का बिजनेस थोड़ा फैला तो अब पापा ने एक राइडर रख लिया था, जो हर ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट लेता और खाना दे आता। मैं अभी इंटर में ही पढ़ रही थी जब दीदी ने ये बिजनेस शुरू किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं मास्टर्स करके किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरशिप करना चाहती थी। उन्हीं दिनों घर में मम्मी पापा ने दीदी के रिश्ते के लिए बात करना शुरू कर दी। हालांकि दीदी ने कहा भी था कि अब मेरा बिजनेस चलने लगा है, मुझे कुछ समय और दें ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि शादी के लिए यही सही समय है, बाकी अपना शौक बाद में पूरे करते रहना। मम्मी पापा की जिद पर दीदी ने भी अपनी रजामंदी दे दी और फिर जोर शोर से दीदी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया गया। हर एक को दीदी के रिश्ते के लिए कहा गया, लेकिन ना जाने क्या बात थी, देखने में दीदी प्यारी भी थीं और वो पहनने ओढ़ने का सलीका भी उन्हें आता था। पढ़ी लिखी भी थीं और हुनरमंद भी थीं। लेकिन फिर भी दीदी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती थी। जब हमें लगता कि ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तभी किसी न किसी वजह से बात रह जाती और हम देखते ही रह जाते। 4 साल मम्मी पापा रिश्ता देखते रहे। कभी कोई किसी वजह से रिजेक्ट कर जाता और कभी कोई रिश्ता मम्मी पापा को ही पसंद नहीं आता। दीदी अब चिड़चिड़ी हो गई थीं और इस सब सूरत हाल से घर में अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। दीदी अपने आप को मुजरिम सा समझने लगती और अब तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा रिश्ता देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोग कनिका का रिश्ता देखें, मुझे शादी ही नहीं करनी है। दीदी ने दो टूक अंदाज में कह दिया। मम्मी पापा दीदी का दुख समझते थे। रिजेक्ट होना और बार बार होना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है और दीदी इस तकलीफ़ से कई बार गुजर चुकी थीं। लेकिन मम्मी पापा ये बात स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे, इसीलिए वो लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये रोज रोज का रिजेक्ट होना दीदी को ना जाने किस दिमागी तकलीफ से दो चार कर रहा था। हमें तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि दीदी किस जज्बाती तोड़फोड़ का शिकार हुई हैं। इसका अंदाज़ा तो हमें उस दिन हुआ जब दीदी ने बहुत ही ख़तरनाक कदम उठा लिया। हुआ कुछ यूँ था कि आज भी दीदी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। देखने में तो वो फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मी पापा के साथ इधर उधर की बातें चल रही थीं कि अचानक उन आंटी ने कहा कि अपनी बेटी को तो बुलाएं। मम्मी कहने लगी, जी ज़रूर, मैं अभी बुलाती हूँ। मम्मी ने दीदी को अंदर आने को कहा तो दीदी अपने सादा से अंदाज में जाकर सोफे पर बैठ गईं।
तो लड़के की माँ कहने लगी, लड़की तो अच्छी है आपकी, लेकिन उम्र काफ़ी लगती है। दीदी ने ये बात सुनकर मम्मी की तरफ देखा, लेकिन मम्मी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और दीदी की जगह खुद जवाब दिया। कहने लगी, नहीं, अभी तो सिर्फ 26 की हुई है। लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए भी कि दीदी का शरीर पहले से कुछ भरा भरा सा हो गया था। उनका कहना था कि आपकी लड़की कम से कम 32 साल की तो जरूर लगती है। मम्मी पापा चुप होकर बैठे रहे। फिर वो आंटी कहने लगी, आप लोग दहेज में क्या क्या देंगे? इतनी बात सुनना थी कि दीदी एक झटके से उठकर कमरे से बाहर चली गईं। आंटी ने इसको बदतमीजी समझा और उसी वक्त उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक तो लड़की इतनी ज़्यादा उम्र की है, ऊपर से नखरा तो देखो कितना ज़्यादा है। हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। मेरे बेटे के लिए और भी बहुत सारे रिश्ते हैं और इससे कम उम्र और खूबसूरत और ज़्यादा दहेज वाली लड़कियों के रिश्ते तैयार हैं। वो आंटी मम्मी पापा को जैसे धमकाते हुए चली गईं। उनके जाने के बाद मम्मी भी रोने लगीं, क्योंकि किसी ऐसी सूरत हाल का पहले कभी सामना नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। दीदी भी अलग अपने कमरे में बंद हो गई थीं और मम्मी पापा अलग परेशान से बैठे हुए थे। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था। लेकिन मैं सबको नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करती फिर रही थी। मैंने जल्दी से रात का खाना बनाया और सबको टेबल पर आने को कहा। मम्मी पापा तो कुछ देर बाद ही टेबल पर आ गए। मैंने दीदी को भी आवाज़ दी और बाहर आने को कहा, लेकिन दीदी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने परेशानी से पापा की तरफ देखा तो वो भी नज़र चुरा गए। मजबूरन हम लोग ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारा ख्याल था कि दीदी कमरा बंद करके रो रही होंगी, लेकिन अब तो इस बात को 4 घंटे गुजर चुके थे और दीदी ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। खाने के बाद मैंने दोबारा दीदी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दी, लेकिन दीदी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे कुछ चिंता होने लगी थी, इसीलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी की। इस बार तो पापा भी घबरा गए थे, क्योंकि दीदी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए पापा ने और छोटे भाई ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। लेकिन दरवाज़ा टूटते ही जो सामने का मंजर देखा, उसने हमारे पैरों तले से ज़मीन सरका दी थी। दीदी सामने ही अपने बिस्तर पर औंधे मुँह गिरी हुई थीं। मैं एकदम आगे बढ़ी और दीदी को सीधा किया। दीदी बिल्कुल बेदम थीं और उनके मुँह से हल्का सा झाग भी निकल रहा था। हम बहुत घबरा गए। मैंने परेशान होकर दीदी की नब्ज चेक की, जो बहुत हल्की हल्की चल रही थी। मैंने पापा से कहा कि पापा, दीदी को क्या हो गया है, जल्दी से दीदी को अस्पताल लेकर चलते हैं। मम्मी पापा के तो जैसे हाथ पैर ही फूल गए थे। जवान बेटी को इस हालत में देखना बहुत ही हौसले का काम था। हम सभी उसी समय दीदी को लेकर अस्पताल भागे। वहाँ पर इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर के अनुसार अगर कुछ देर और गुजर जाती तो शायद दीदी का बचना नामुमकिन होता। अब भी वो पुलिस केस बना रहे थे, लेकिन पापा ने उनकी बहुत विनती की कि हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मेरे पापा की मजबूरी को समझते हुए पुलिस को कॉल नहीं की। दीदी को सारी रात अस्पताल में ही रखा गया। सुबह तक उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। होश में आने के बाद दीदी ने किसी से कोई बात नहीं की, बस बेआवाज़ आंसुओं के साथ रोती रहीं। मैंने भी दीदी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनके अंदर का दुख जानती थी। बार बार किसी लड़की के लिए रिजेक्ट होना, जबकि उसमें कोई कमी भी ना हो, तो एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है और मैं दीदी के इस दुख को समझ सकती थी। सुबह डॉक्टर के विजिट के बाद हम दीदी को घर ले आए। दीदी ने नींद की गोलियां क्या खाई। हमारे घर में तो जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया था। पापा खुद को मुजरिम समझने लगे थे कि उनकी वजह से उनकी औलाद आज दुख में है, और मैं कभी मम्मी पापा की हिम्मत बढ़ाती तो कभी दीदी को हौसला देती। दीदी को इस सूरत हाल से निकलने में 2 से 3 दिन लग गए थे। तब तक हम लोग भी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन अब कभी कभी मैं दीदी को समझाती रहती कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मम्मी पापा क्या करते। उनकी ज़िंदगी में पहले क्या कम परेशानियां थीं जो अब तुम उनको और परेशान कर रही थीं और उन्हें औलाद का दुख दे रही थीं। मैंने दीदी को बहुत समझाया और वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी रहीं, कुछ भी ना कहती। इस हादसे के बाद दीदी काफ़ी खामोश खामोश सी रहने लगी थीं। उन्होंने एक चीज़ नहीं छोड़ी थी और वो था उनका काम। वो अपने काम के मामले में बहुत ईमानदार थीं और वक्त पर उसे पूरा करती थीं। कुछ दिन शर्मिंदगी की हालत में रहने के बाद एक दिन दीदी ने मम्मी पापा के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली। मम्मी पापा भी शायद इसी इंतजार में थे। दीदी को सीने से लगा लिया और तीनों ऐसे रोने लगे जैसे आज सच में दुख के बादल छट गए थे।
उसके बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मम्मी पापा रिश्ते की बात करते हुए भी डरते थे, इसलिए मैंने भी उन्हें मना कर दिया था कि आप दीदी की दिमागी हालत को देखते हुए कुछ समय के लिए कोई भी रिश्ता न देखें और ना ही किसी को घर पर बुलाएं। मेरी बात भी उनको समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोबारा रिश्ते की कोशिश नहीं की। दीदी के बाद शादी का मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मैं अब मास्टर्स कर चुकी थी और एक कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई भी कर रखा था। मेरा शौक था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते थे और मैं अभी नौकरी ढूंढ रही थी। उधर मेरे घर वाले भी अब दीदी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे कि उन्हीं दिनों आकाश का रिश्ता दीदी के लिए आया था। हमारे मोहल्ले में ही जानने वाले के जरिए ये रिश्ता आया था। पापा ने कहा अगर उन्हें वो हमारी बेटी उन्हें पसंद आती है तो हम रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। जिन अंकल ने पापा को रिश्ते के बारे में बताया था, उन्होंने भी लड़के वालों को घर पर आने का टाइम दे दिया। शाम की चाय पर उन्हें इनवाइट किया गया था। मम्मी और पापा ने अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसलिए हमने तैयारी भी उसी हिसाब से की थी और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। मेहमानों की अच्छी तरह खातिर की गई थी और बातों बातों के दौरान एक दूसरे के साथ जरूरी मामलात भी निपटा लिए गए थे। दीदी भी डरते डरते सामने आई थी, क्योंकि उन्हें डर था शायद आज भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दीदी के बैठने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने दीदी के सामने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और दीदी के हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी रख दिए। मम्मी पापा का तो मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कितनी जल्दी ये रिश्ता तय हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी उस वक्त कोई ऐतराज नहीं किया। दीदी शर्माकर अंदर चली गईं और आकाश के साथ दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। मैं खुद भी दीदी के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें मिलने वाला था। एक पढ़ा लिखा अच्छा डॉक्टर उनका जीवन साथी बनने वाला था। वहीं पर बैठे बैठे लड़के वालों ने मम्मी पापा को भी अपने घर पर इनवाइट कर लिया। 3 दिन के बाद मम्मी पापा को लड़के वालों की तरफ जाना था। हमने भी अपनी तरफ से खूब बढ़ चढ़कर तैयारी की थी और 3 दिन के बाद मम्मी पापा आकाश के घर चले गए। लड़के का घर बार बहुत अच्छा था और ऐशो आराम की हर चीज घर में मौजूद थी। मैं और मम्मी पापा बार बार घर को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी बहुत ही सभ्य, संस्कारी और मोहब्बत वाला था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। वहीं बैठे बैठे आकाश की मां ने कहा, बहन जी मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगी। उन्होंने मेरी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी, जी ज़रूर कहिए क्या बात है। तो आकाश की माँ कहने लगी, दरअसल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ। कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आकाश की दुल्हन को घर ले आऊँ और उसका बसता हुआ घर देखकर मैं सुकून से मर सकूँ। मेरी बस आपसे यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द शादी की तारीख दे दें। आकाश की मां ने कहा तो मम्मी पापा की तरफ देखने लगीं, क्योंकि मम्मी ये फैसला अकेले नहीं ले सकती थीं, इसीलिए उन्होंने पापा की राय जाननी चाहिए। पापा भी कुछ सोच विचार करके कहने लगे, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, हमें भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं, बस हमें तैयारी करने का थोड़ा सा समय दीजिएगा कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से इज्जत के साथ विदा कर सकें। पापा ने बात पूरी की तो आकाश की माँ कहने लगी, भाई साहब आप चिंता बिल्कुल मत करें, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बस 2 कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी बच्ची हमें दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया। आंटी ने बड़ी मोहब्बत से ये बात कही तो पापा कहने लगे, ये तो आपकी मोहब्बत और आपका बड़ापन है बहन जी, लेकिन हम ऐसे ही अपनी बच्ची को बिल्कुल खाली हाथ भी विदा नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है, समाज क्या कहेगा, इसीलिए जो उसके नसीब में होगा उसे मिलकर रहेगा। यूं बातों बातों में ही 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मम्मी पापा बहुत खुश थे। हमारे घर की पहली शादी थी और मेरी अपनी खुशी भी देखने लायक थी। मैं हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद रही थी। दीदी के लिए भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। उन्हीं दिनों एक खुशी मेरे और इंतजार में थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरशिप की जॉब मिल गई थी और 1-2 दिन बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मेरी कामयाबी देखकर सब बहुत खुश हुए थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। मैं भी बहुत खुश थी। एक के बाद एक खुशी मिल रही थी। लगता था खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। पापा ने दीदी के दहेज के लिए कुछ चीज़ें तो पहले ही खरीद कर रखी हुई थीं, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का सामान मौके पर ही खरीदा जा रहा था। आकाश की तरफ से हमारा फिर चक्कर ही नहीं लगा था। हम शादी की तैयारियों में बुरी तरह बिजी हो गए थे कि वहाँ पर दोबारा नहीं गए, जबकि आकाश के घर वाले 1-2 बार आए भी थे दीदी का नाप लेने और इसी तरह की कुछ ज़रूरी बातचीत करने के लिए वो लोग 2-3 बार आए थे।
आज हमारा प्लान आकाश की तरफ जाने का था। हम भी उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए जा रहे थे। और दूसरे, पापा ने उनसे पूछना था कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में मैं और पापा आकाश की तरफ चले आए। हमने पहले ही ये खबर दे दी थी, इसलिए आंटी दरवाजे पर ही मौजूद थीं। अच्छे से हमारा स्वागत किया गया और हम अंदर बैठ गए। आकाश के पापा उस समय घर पर नहीं थे, जबकि आकाश घर पर ही था। आकाश से उसका नाप लिया और पापा ने आंटी से पूछा कितने लोग बारात में शामिल होंगे। आंटी ने साफ कह दिया, हमारी तरफ से सिर्फ 15-20 लोग ही बारात में आएंगे। इसकी वजह यह है कि हम आप पर ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते। हाँ, जब हमारी तरफ मुंह दिखाई की रस्म होगी तो हम ये रस्म खूब धूमधाम से करेंगे और शहर के सबसे बड़े होटल में करेंगे। हालांकि पापा ने उनको कहा भी कि आप जितने लोग लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया और फिर पापा भी उनकी खुशी पर राजी हो गए। मुझे आंटी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने बड़े गुरूर भरे अंदाज में हमें मना किया हो, वरना हम इतने गिरे पड़े भी नहीं थे कि 100-150 लोगों की खातिरदारी ना कर सकें। मैंने रास्ते में पापा से कहा भी कि मुझे आंटी की बात अच्छी नहीं लगी, उन्हें हमारी खुशी भी देखना चाहिए थी। लेकिन पापा कहने लगे, उनकी बात भी ठीक है बेटा, बेटी वालों पर ज़्यादा बोझ डालना ठीक नहीं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अब तुम ये बात घर जाकर अपनी दीदी या अपनी माँ को मत बताना, उन्हें भी बुरा लगेगा। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में गांठ सी पड़ गई थी। उसके बाद शादी के दिन पर लगाकर उड़ गए और फिर शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी दीदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। लेमन कलर के लहंगे में दुल्हन बनी दीदी ऐसी लग रही थीं जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। मैंने दीदी को हमेशा सादा से हुलिये में देखा था, लेकिन आज इस तरह सजे बने देखकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी तो सचमुच में कोई परी ही लग रही थीं। मैंने फौरन दीदी की नज़र उतारी और मम्मी पापा भी दीदी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नमी भी थी। दीदी से जुदाई का ख्याल उन लोगों को ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहा था। बारात आ चुकी थी, शादी की रस्में अच्छे तरीके से हो चुकी थीं, लेकिन अचानक ही एक ऐसी बात हो गई जिसने सब लोगों को हिलाकर रख दिया। आकाश की माँ ने मम्मी से कहा कि उनके यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन को विदा करवा कर ले जाते हैं तो घर ले जाने से पहले उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके बाद ही घर ले जाते हैं। मम्मी ने ये बात सुनी तो हैरान हुई और कहने लगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा और ना ही सुना, ये कैसा अजीब सा रिवाज है। मम्मी ने जरा गुस्से से कहा, लेकिन आंटी भी जिद पर आ गईं कि ये उनके घर का रिवाज है और ये बरसों से उनके ख़ानदान में चला आ रहा है और वो अपने रिवाज को ख़त्म नहीं कर सकती। आंटी ने भी जिद्दी शब्दों में कहा, लेकिन मम्मी कहने लगी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक दुल्हन बनी लड़की को विदा करवा के घर ले जाने की बजाय उसे अस्पताल लेकर जाएं, ये कैसा रिवाज है? आखिर इसकी क्या तुक बनती है? आंटी कहने लगी, हमारे यहाँ यही रिवाज है और आपको ये बात माननी पड़ेगी। हमने आज तक अपनी कोई बात आपसे ज़बरदस्ती नहीं मनवाई है, ना ही आपसे कोई डिमांड रखी है, लेकिन अब ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगी। आंटी की बात सुनकर मम्मी चुप हो गईं। बात बढ़ते बढ़ते मर्दों तक पहुंच गई। लड़के की तरफ के मर्द इस हक में थे कि जो उनकी तरफ का रिवाज है उसे माना जाए। वो सब यही कह रहे थे कि हमारे घर के रिवाज के मुताबिक लड़की पहले हमारे अस्पताल जाएगी, उसके बाद ही वो घर जाएगी। लेकिन मम्मी पापा इस हक में बिल्कुल नहीं थे। वो कह रहे थे कि अभी आप विदा करवा कर घर ले जाएं, बाद में भले ही उसे अस्पताल लेकर चले जाएं। लेकिन वो लोग किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे और फिर आखिर में फैसला लड़के वालों के हक में ही हुआ, क्योंकि मम्मी पापा को डर था कि कहीं इस मामूली सी बात को बहाना बनाकर वो शादी को तोड़ ना दें। हालांकि उनका दिल किसी भी तौर इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि लड़के वालों की बात मान ली। और फिर दीदी की विदाई कर दी गई। दीदी को कार में बिठाया गया। अंकल और आंटी और आकाश बारात के दूसरे लोगों के साथ ही चले गए। मम्मी पापा भी पीछे पीछे दीदी के अस्पताल चले गए। हमें कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। दीदी को इस तरह अकेले अस्पताल भेजने में डर भी लग रहा था। दीदी को सब लोग ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। कुछ देर बाद हमने देखा कि लड़के के घर वालों के सारे मर्द डॉक्टरी कपड़ों में थे और वो सभी ऑपरेशन थिएटर में चले गए। मम्मी और मैं हैरान और परेशान बैठे हुए थे। हमसे इंतजार नहीं हुआ, लेकिन मजबूरी थी, हमें यहीं बैठना था। लेकिन कुछ देर ही गुजरी थी तो मुझे सब्र न हुआ और मैंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरे पीछे पीछे मम्मी और पापा भी आ गए, लेकिन अंदर आकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर खाली था, वहाँ पर कोई भी न था। मैं और मम्मी पापा हैरानों परेशान रह गए। मैं भागकर बाहर आई, वहाँ पर मौजूद स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम न था।
हमने खुद उन सबको ऑपरेशन थिएटर जाते देखा था, लेकिन उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, एक एक स्टाफ से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया। आखिर ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रो कर मेरी माँ का बीपी हाई हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई और मम्मी को वहीं अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं और पापा सड़क पर निकलकर खड़े हुए, लेकिन ना तो दीदी का कहीं पता चल रहा था, ना ही आकाश का और उसके घर वालों का। हम जल्दी से उनके घर भी गए, लेकिन वहां पर भी ताला पड़ा हुआ था। साथ वालों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने तो एक हफ्ते पहले ही ये घर खाली कर दिया था। अब तो पापा की तबीयत भी खराब होने लगी थी। आखिर उनकी जवान बेटी का मामला था। वो लोग न जाने दीदी को लेकर कहाँ चले गए थे। आसपास लोगों से पूछा, लेकिन किसी को उन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबने यही कहा कि वो लोग तो एक हफ्ता पहले ही यहाँ से चले गए हैं। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था और उनके लड़के की शादी है, ऐसा तो हमें किसी को भी पता नहीं था। हम लोग परेशान से वापस अस्पताल आ गए। अब तक मम्मी की तबीयत संभली नहीं थी। मैं और पापा वहीं मम्मी के पास ही बैठ गए। सारी रात हमारी किस तरह गुजरी थी ये हम ही जानते थे, या हमारा भगवान। सुबह तक मम्मी की हालत ठीक हो गई थी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। खाली घर साए साए कर रहा था। हम लोग टीवी लॉन्ज में ऐसे बैठ गए जैसे अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठे हों। एक दूसरे से नजरें चुराए हम अपनी अपनी सोचों में गुम थे। दीदी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला था और एक एक पल हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था। बेशक हमने उसकी शादी करके उसे विदा कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वो गायब हुई थी, इस बात ने हमें परेशान कर दिया था। और वो लोग कैसे एक हफ्ता पहले ही घर छोड़ बैठे थे, न जाने कहाँ पर रह रहे थे और दीदी को लेकर कहाँ गए थे। आखिर उनका मकसद क्या था, ये सोच सोच कर ही हमारी रूह कांप रही थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने पापा से कहा, पापा पुलिस में रिपोर्ट कर दें, ये ना हो कि दीदी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने कहा तो पापा कहने लगे, इस तरह तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पहले ही उसकी बारात में जो कुछ हुआ, लोगों ने कितनी बातें बनाई थीं, और फिर अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो जगह जगह हमारे चर्चे होने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा, पापा हमें दीदी के बारे में भी तो सोचना होगा। अगर हम बदनामी को लेकर बैठे रहे तो ऐसा ना हो कि कहीं दीदी की जान को ही खतरा हो जाए। पापा चुप हो गए। मम्मी भी रोते हुए कहने लगी, कनिका बिल्कुल ठीक कर रही है, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। कहीं से भी मेरी बच्ची मुझे वापस ला कर दें। न जाने वो किस हाल में होगी, वो जालिम लोग कौन हैं, न जाने मेरी बच्ची को कहाँ ले गए हैं। मम्मी ने रोते हुए कहा तो पापा झटके से उठकर अंदर चले गए। मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि अगर हम दोनों परेशान थे तो पापा भी हमसे ज़्यादा परेशान थे। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल सदियों बराबर भारी था। हमारी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पापा से बहुत कहा कि पुलिस में रिपोर्ट कर दें, लेकिन पापा ने यही कहा कि आज की रात देख लेते हैं, कल पुलिस में जाकर केस रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मैंने भी पापा की जिद के आगे खामोश हो गई। पापा को सोच कर ही कह रहे होंगे। मम्मी की तबीयत हर थोड़ी देर के बाद खराब हो रही थी। कभी उनका शुगर बढ़ जाता, कभी बीपी हाई हो जाता। मैं कभी मम्मी को देखती तो कभी पापा को। ये समय हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सारी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी और दीदी का अब तक कुछ पता नहीं था। अगले दिन की सुबह हमारे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। पापा बेचैनी से अंदर बाहर हो रहे थे, जबकि मम्मी अपना बीपी हाई किए लेटी हुई थी और मैं परेशान सी बैठी हुई थी। न जाने मेरी दीदी किस हाल में होंगी और कहाँ होंगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और मैंने पापा से अब इस बात पर लड़ाई करना शुरू कर दी कि आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करवा रहे। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। पापा भी अब मेरी बात से राजी लग रहे थे। अभी वो थाने जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। मैं दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मुझे सामने दीदी का चेहरा नजर आया और मैं चीख मारते हुए उनसे लिपट गई। लेकिन दीदी इतनी ही देर में मेरे बाजुओं में बेहोश हो चुकी थीं। मैंने फौरन चिल्लाकर पापा और मम्मी को बुलाया। वो दोनों भी भागे आए। दीदी को देखकर दोनों भी हैरान हुए और उन्होंने पहले भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जब दीदी को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। दीदी को उठाकर अंदर ले आए। उसके कुछ देर बाद दीदी को होश आ चुका था, लेकिन दीदी का रंग पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की बीमार हों। होश में आते ही दीदी ने अपने पेट के दाहिने तरफ हाथ रखा हुआ था और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे।
मैंने दीदी से पूछा, दीदी क्या हुआ है, क्या पेट में दर्द है? मेरे पूछने पर वो ना में सिर हिलाने लगीं और फिर उन्होंने अपने सूखे होंठों पर जबान फिराते हुए मुझसे पानी मांगा। मैंने जल्दी से पानी लाकर दिया और दीदी को पिलाने लगी, लेकिन दीदी से तो उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए लेटे लेटे ही वो पानी पीने लगीं। फिर दोबारा से बेदम होकर लेट गईं, जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो। हम तीनों बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में दीदी को देख रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। मैंने दीदी से कहा, दीदी कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? दीदी ने फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया। दीदी ने बताया, मुझे सब लोग अस्पताल ले गए तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी और परेशानी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और मुझे इतने में आकाश और उनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर में दिखाई दिए। उनमें से किसी एक ने मुझे कुछ सूंघा दिया और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जाने वो किस तरह मुझे अस्पताल से निकाल कर ले गए, किस तरह मुझे खाली मकान में लाए, मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया तब हल्की हल्की मुदी आंखों से मैंने देखा कि एक पुराना सा घर था। मुझे एक बिस्तर पर लिटाया गया था और मेरे पास एक मेज के ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ था, जिस तरह का डॉक्टरी सामान होता है। मैंने आकाश को अपने ऊपर झुके हुए देखा था, लेकिन मुझे उस वक्त भी होश नहीं था, क्योंकि मैं शायद किसी दवा के असर में थी और मैं दोबारा फिर बेहोश हो चुकी थी। और फिर न जाने कितने घंटों के बाद मुझे होश आया तो तेज दर्द की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई थी। अपने दाएं तरफ हाथ रखकर मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद वहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं था कि मेरी चीख सुनकर कोई आता। मैं अभी भी अस्पताल के एक बेड जैसे बिस्तर पर थी और शायद मेरी टांगें बांधी गई थीं, क्योंकि इस वक्त मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। मेरा एक हाथ भी बांधा हुआ था। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये जगह अजीब सी थी, यहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। मेरे पेट के दाएं तरफ से जो दर्द होता था, उसकी लहर पूरे शरीर में ऐसे दौड़ती थी जैसे मेरी जान ही निकल रही हो। ऐसी बेबसी और दर्द में डूबे एहसास में न जाने कितना समय गुजर गया कि शाम को मैंने आकाश को देखा। वो मुझे ही देखने आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मेरे साथ ये क्या किया है? लेकिन वो कहने लगा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मैंने तो ये शादी अपने मकसद को हासिल करने के लिए की थी। उसने अजीब से शब्दों में कहा तो मैंने पूछा, मकसद? कैसा मकसद? तो वो कहने लगा कि मैं इंसानी अंगों का कारोबार करता हूँ और जवान लड़कियों के अंग बेचता हूँ। जब मेरे पास डिमांड आती है तो मैं उन्हें महंगे दामों पर बेच देता हूँ और ख़ासकर कुंवारी जवान लड़कियों के अंग लोग बहुत ही जल्दी खरीदते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी को डोनेट करने के भी काम आते हैं और फिर दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं और मेकअप बनाने के सामान में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अभी कुंवारी लड़की के गुर्दे की डिमांड थी। बहुत अमीर पैसे वाली फैमिली है, उसे अपनी इकलौती बेटी के लिए गुर्दे की डिमांड थी और वो मुझे इसकी मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार था। इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने का नाटक किया और तुम्हारा एक गुर्दा निकाल कर मैं महंगे दामों पर बेच चुका हूँ। अब तुम तब तक मेरे पास हो जब तक मेरे पास दूसरे गुर्दे की डिमांड नहीं आ जाती। उसके बाद मैं तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हें कहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे घर वाले मुझ तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। उसकी ये बातें सुनकर मैं डर के मारे कांप कर रह गई थी। कुछ देर बाद ही आकाश वहां से चला गया। मुझे सोचने का मौका मिल गया था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैं इस तरह यहाँ पर रहकर मर नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने आसपास नज़र घुमाकर भागने का सोचा, लेकिन मुझे तो रस्सियों से बांधा गया था। मेरे एक हाथ की रस्सी ढीली थी, शायद इसलिए कि मैं अपने करीब पड़ी कोई चीज़ उठा सकूं। इसलिए मैंने कोशिश करके कुछ ही दूर पड़ी एक कैंची उठाई। एक एक करके अपने हाथ पैरों की रस्सियां काटने लगी। कुछ देर की मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं रस्सियां काटने में कामयाब हो गई थी और फिर मैं वहां से भाग निकली। ये जगह शहर से दूर थी। मेरा एक गुर्दा भी अभी अभी ऑपरेशन करके निकाला गया था। घाव अभी कच्चा था। मुझे भागते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सड़क किनारे पहुंच गई और वहां से लिफ्ट लेकर घर चली आई। दीदी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो हम सब अपनी जगह पत्थर के हो गए थे। कैसे जालिम लोग थे कि इतनी खतरनाक तरह से वो लड़कियों के साथ ऐसा खेल खेलते थे। इतना घिनौना खेल खेलते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी। शुक्र है कि मेरी दीदी बच गईं। अभी सिर्फ एक ही गुर्दा गया था, वरना तो वो जाने दीदी के साथ और क्या करते। पापा उसी समय उठकर बाहर चले गए। मुझे मालूम हुआ कि वो कहाँ गए हैं। जो काम वो पहले नहीं कर रहे थे अब वो करने गए हैं। पापा ने पुलिस में कंप्लेंट करने गए थे। दीदी
को इस सब से निकलने में बहुत समय लगा था, लेकिन दिमागी तौर पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थीं। इस हादसे को 1 साल गुजर चुका था। पापा की मेहनत रंग लाई, आकाश पकड़ा गया और दीदी ने उसे पहचान कर उसके खिलाफ एक मजबूत केस कर दिया था। आकाश अब पुलिस हिरासत में है और पुलिस उसकी अच्छी खातिरदारी कर रही है और पुलिस की खातिरदारी से आकाश ने अपने और साथियों का भी पता बता दिया था। उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। धीरे धीरे दीदी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थीं। अब उन्होंने मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी शादी का नाम भी मत लेना, और वो दोबारा से अपने बिजनेस को शुरू कर चुकी थीं। दीदी का रेस्टोरेंट दिनों दिन चलने लगा था। मैं कॉलेज में लेक्चरशिप कर रही थी। मम्मी पापा ने कभी हमारे सामने शादी की बात नहीं की। दीदी से तो भूल कर भी शादी का नाम नहीं लेते थे। दीदी का यही कहना था कि शादी जिंदगी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। मर्द के बिना भी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजार सकती है। लेकिन मम्मी पापा के दिल में कहीं न कहीं ये तो ज़रूर था कि उनकी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। लेकिन दीदी के साथ हुए इस हादसे की वजह से वो इतना ज़्यादा डर चुके थे कि शादी का नाम नहीं लेते थे। इस हादसे को अब 3 साल गुजर चुके हैं। दीदी की उम्र 31 साल हो चुकी है और मेरी उम्र भी 27 साल हो चुकी है। दीदी के साथ साथ पापा को मेरी टेंशन भी खाती रहती है कि मेरी भी उम्र शादी के लिए निकली जा रही है, लेकिन वो कह नहीं सकते थे। और उस दिन मम्मी पापा की मुश्किल हल हुई जब मुझे अपने एक प्रोफेसर से मोहब्बत हुई। रणबीर मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन एक दिन रणबीर ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी रणबीर में कोई कमी नज़र नहीं आती थी और शायद मैं भी दिल ही दिल में रणबीर को पसंद करती थी। मैंने मम्मी पापा को बताया तो मम्मी पापा खुश हो गए, दीदी भी खुश हो गईं। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं दुल्हन बनकर रणबीर के घर आ गई। रणबीर बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। बस कभी कभी दीदी का सोचती हूँ तो दिल उदासी से भर जाता है और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि रणबीर जैसा ही कोई जीवन साथी मेरी दीदी की ज़िंदगी में भी आ जाए और उन्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।